जय हिंद साथियों। आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है चंदेल वंश पर। बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन है, स्किप करके मत जाइएगा बेटा। ये जो चंदेल वंश है ना, ये आपको बुंदेलखंड की सरजमी में मिलेगा। ठीक है, बुंदेलखंड की सरजमी में आपको इस वंश का प्रभुत्व देखने को मिलेगा। और बुंदेलखंड आपका वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है, तो बेटा उत्तर प्रदेश का हमीरपुर जिला है। उत्तर प्रदेश में बांदा जिला भी है, महोबा भी है, यहाँ तक कि झांसी तक आप चले जाओगे, ये सारा क्षेत्र आपको बुंदेलखंड के अंतर्गत मिलेगा। और इसी क्षेत्र में चंदेल वंश की स्थापना की जाती है। बेटा सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है। ठीक है, तो ये तो आपने देखा कि इसका क्षेत्र कौन सा था, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है प्राचीन नाम क्या है। तो बेटा बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था जेजाक भुक्ति। क्या नाम था बेटा? जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम होता है। मोस्टली परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्र था वो आप समझ चुके होंगे। दूसरी बात बेटा एक और समझाना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश से बेटा बेतवा नदी आती है आपकी बहते हुए, उत्तर प्रदेश में इंटर करती है। और उत्तर प्रदेश में आपका जो हमीरपुर जिला पड़ता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिला पड़ता है। ठीक है, हमीरपुर जिला पड़ता है। यहाँ पर जो है यमुना नदी बह कर के आती है, इस तरीके से ऐसे आती है, और इधर से बेतवा आती है, और ये यहाँ पर आकर के क्या होता है, इसके साथ में मिल जाती है। तो हमीरपुर ज़िले में आपकी जो बेतवा नदी यहाँ से आती है ना, बेतवा नदी वो मिल जाती है, और इधर से आपकी यमुना नदी आ रही होती है, यमुना के साथ मिल जाती है, और आगे नदी जो है ये आपके इलाहाबाद चली जाती है। ठीक है, इलाहाबाद का नाम जानते हो ना, इलाहाबाद। इलाहाबाद क्या बोलो, अब प्रयागराज इसे बोलते हैं वर्तमान में। ठीक है, प्रयागराज में जो है, प्रयागराज में आपकी जो है यमुना नदी किसके साथ मिल जाती है? गंगा नदी के साथ मिल जाती है। तो थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो जानना एक्चुअली आपको ज़रूरी था। तो बेटा इसी क्षेत्र में जो है ना बुंदेलखंड के अंतर्गत आपको चंदेल वंश जो है देखने को मिलेगा। तो ये तो मोटी मोटी बातें थी जो एक्चुअली जानना जरूरी था। ठीक है, अगर बात करें शुरुआती दौर में, शुरुआत में बेटा जो चंदेल वंश के शासक थे ना, शुरुआत में जो बेटा चंदेल वंश के शासक थे, ये किसके अधीन काम किया करते थे? तो प्रतिहारों के अधीन काम किया करते थे। कह सकता हूँ कि प्रतिहार वंश था ना, उसके बेटा सामंत हुआ करते थे। और जब प्रतिहार वंश का अस्तित्व समाप्त होने की कगार पे पहुंच जाता है, तो बेटा चंदेल वंश की स्थापना आपको बुंदेलखंड की सरजमी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात रही इसके वंश के बारे में। अब अगर हम बात करें इस वंश का बेटा पहला शासक कौन होता है, तो इस वंश का जो बेटा पहला शासक होता है ना, उसका नाम था नन्नुक। क्या नाम था बेटा? नन्नुक नाम था। ठीक है, पहला शासक होता है नन्नुक। ठीक है, क्या नाम था? नन्नुक, पहला राजा होता है। चंदेल शासकों ने जो अपनी राजधानी है वो बेटा खजुराहो को बनाई हुई थी। इनके द्वारा इस वंश के जो शासक थे ना, उन्होंने जो अपनी राजधानी है किसको बनाया हुआ था? तो खजुराहो को बनाया हुआ था। ठीक है, किसको बनाया हुआ था? खजुराहो को बनाया हुआ था। अब आप कमेंट करके बताओगे खजुराहो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है, या फिर आपके महाराष्ट्र में पड़ता है? ठीक है, या फिर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, या फिर आप और कोई राज्य ले सकते हैं, उत्तराखंड वगैरह कहाँ पड़ता है, आप लोग कमेंट करके बताओगे। ठीक है बेटा, इस वंश का जो सबसे ज़्यादा पराक्रमी शासक होता है ना, वो यशोवर्मा होता है। इस वंश का जो पराक्रमी शासक होता है, ठीक है, इस वंश का बेटा जो पराक्रमी शासक होता है ना, पराक्रमी शासक होता है, उसका नाम क्या था? यशोवर्मा। क्या नाम था बेटा? यशोवर्मा नाम था। यशोवर्मन भी कहीं कहीं मिल जाता है आपको। तो यशोवर्मा जो है चंदेल वंश का सबसे पराक्रमी शासक माना जाता है। और ये बेटा आपके हर्ष का पुत्र होता है। किसका पुत्र होता है? हर्ष का पुत्र होता है। ठीक है, हर्ष का पुत्र कौन होता है? ये पुत्र होता है किसका? हर्ष का। कौन? यशोवर्मा। ठीक है, यशोवर्मा के द्वारा बेटा कालिंजर का नाम आप अक्सर जानते हो। ठीक है, और गोला फेंका था किसी ने और उसकी मृत्यु हो जाती है, शायद नाम आपने इतिहास में सुना होगा। तो आप लोग बताओगे वो कौन था कि कालिंजर अभियान में गया था और उसकी खुद की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो बेटा कालिंजर को जीतने का जो काम है ना, वो यशोवर्मा के द्वारा किया गया। जो अच्छे अच्छे शासक नहीं जीत पाए, तो कालिंजर विजय का काम जो है किसने किया था? कालिंजर विजय किसके द्वारा की गई थी? तो बेटा ये सारा काम जो है यशोवर्मा के द्वारा किया गया था। ठीक है, महोबा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। किसने? यशोवर्मा ने। किसको राजधानी बनाया था? तो इसके द्वारा जो है महोबा को राजधानी बनाया गया था। तो मैंने अभी आपको डिटेल किया था ना बेटा, बुंदेलखंड का क्षेत्र वगैरह कहाँ पे था, तो महोबा जिला भी तो शामिल था ना उसमें, तो वो उसको जो है राजधानी बनाते हैं। यशोवर्मा को जो बेटा जो राज्य था ना,
वो आपको गंगा में और यमुना तक बढ़ा दिया था। यमुना तक तो ऑलरेडी था ही, उसके अलावा कुछ क्षेत्र जो है आगे भी बढ़ाया था, गंगा क्षेत्र तक भी कुछ क्षेत्र जो है देखने को मिलेगा यशोवर्मा का। तो साम्राज्य ठीक ठाक था, एक अच्छा खासा विस्तार इन्होंने कर रखा था। इन्होंने एक काम और किया था बेटा खजुराहो में, ठीक है, जो कि मोस्टली आपके चंदेलों की राजधानी रहती है, तो इनके द्वारा खजुराहो में, ठीक है, कहाँ पर बेटा, खजुराहो में कुछ निर्माण कार्य होता है। क्या निर्माण कार्य होता है? विशाल विष्णु मंदिर बनवाया जाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक विशाल विष्णु मंदिर का निर्माण करवाते हैं, ठीक है, विशाल विष्णु मंदिर का निर्माण इनके द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। विष्णु मंदिर का निर्माण बेटा खजुराहो में कौन करवाता है? यशोवर्मा के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। यशोवर्मा के द्वारा विशाल जो है विष्णु मंदिर का निर्माण बेटा खजुराहो में करवाया जाता है। इसे जो है चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाता है। जो विशाल विष्णु मंदिर बनवाया था ना, इसे चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चतुर्भुज मंदिर के नाम से बेटा इसे जाना जाता है, पूछ लिया जाता है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका जो निर्माण कार्य है ना, किसने करवाया? तो इस मंदिर का बेटा यशोवर्मा ने करवाया था। प्रश्न अगर पूछा जाए तो आप फंसिएगा मत, उलझिएगा मत बेटा। इस मंदिर में बैकुंठ की मूर्ति स्थापित की गई है। इस मंदिर में बैकुंठ की मूर्ति स्थापित की गई है, ठीक है। बैकुंठ की मूर्ति यहाँ पर जो है स्थापित की गई है। और बैकुंठ की जो मूर्ति है ना, वो बेटा यशोवर्मा को कहाँ से मिली थी? तो बेटा प्रतिहार शासक का नाम जानते हो ना आप, देवपाल। प्रतिहार शासक कौन था? प्रतिहार शासक, उसका नाम था बेटा देवपाल, ठीक है। देवपाल इससे प्राप्त करता है। तो देवपाल से बैकुंठ की मूर्ति प्राप्त होती है। किसको? यशोवर्मा को। और यशोवर्मा उस मूर्ति को स्थापित करवाता है विशाल विष्णु मंदिर या चतुर्भुज मंदिर में, ठीक है। मैं देखो आराम से चलूंगा, क्योंकि भैया इतिहास का मामला है, जब पूरा पूरा लिंक बनता हुआ चलेगा ना, तभी सही से समझ पाओगे। वर्मा के द्वारा, यशोवर्मा के द्वारा बहुत सारे काम भी किए जाते हैं, ठीक है। यशोवर्मा के द्वारा बहुत सारे काम किए जाते हैं। एक अच्छे खासे जलाशय का निर्माण करवाते हैं, ठीक है। जलाशय का निर्माण भी बेटा किसके द्वारा करवाया जाता है? तो यशोवर्मा के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। यशोवर्मा के द्वारा जलाशय का निर्माण करवाया जाता है, ठीक ठाक जलाशय बनवाते हैं, ठीक है। इसके बाद इनका बेटा जो उत्तराधिकारी होता है वो धंगदेव आता है, ठीक है। इनका बेटा जो उत्तराधिकारी होता है, उत्तराधिकारी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था बेटा धंगदेव। क्या नाम था? धंगदेव। ये बेटा उत्तराधिकारी होता है एक्चुअली में किसका? यशोवर्मा का, ठीक है। मतलब अगला शासक बनता है, कहने का मतलब है बड़ा बहादुर था, बड़ा महत्वाकांक्षी था, पराक्रमी था। इसने अपना साम्राज्य, पूर्व में अगर जाओगे ना तो वाराणसी, मतलब अगर इसके हम अधिकार क्षेत्र की बात करेंगे धंगदेव की, तो पूर्व में अगर आप जाओगे ना तो बेटा वाराणसी मिलता है, ठीक है। ये आपका पूर्व है, क्योंकि ये आपका पश्चिम है, ये आपका बेटा उत्तर है, और ये आपका दक्षिण है। तो अगर हम बात करें धंगदेव के साम्राज्य की, तो पूर्व में बेटा आपको वाराणसी मिलेगा, ठीक है। पूर्व में वाराणसी मिलेगा, यहाँ पर इसका अधिकार क्षेत्र था, मतलब यहाँ तक फैला हुआ था। अगर पश्चिम में जाओगे तो ग्वालियर तक देखने को मिलेगा, ठीक है। ग्वालियर ग्वालियर तक विस्तार बेटा पश्चिम में देखने को मिलेगा धंगदेव के साम्राज्य का। उत्तर में जाओगे, ओके, उत्तर में जाओगे तो बेटा यमुना से लेकर के पूरा पूरा यहाँ तक विस्तार देखने को मिलेगा। लेकिन दक्षिण में अगर जाओगे ना तो चेदी और मालवा का क्षेत्र जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चेदी प्लस मालवा का जो क्षेत्र है ना, यहाँ तक विस्तार देखने को मिलता है बेटा धंगदेव के साम्राज्य का। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना। धंगदेव के द्वारा बेटा महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की जाती है। तो धंगदेव जो है महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते हैं, ठीक है। महाराजाधिराज की उपाधि इनके द्वारा, धंगदेव के द्वारा धारण की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न मुख्य बनता है कि चंदेलों के जो वास्तविक स्वाधीनता का संस्थापक कौन था? तो धंगदेव था। यहाँ पर मैं आपको लेके आना चाह रहा था एक्चुअली। तो जो धंगदेव था ना, ये बेटा चंदेलों की वास्तविक स्वाधीनता, ठीक है, चंदेलों की वास्तविक स्वाधीनता का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। स्वाधीनता का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो बेटा माना जाता है धंगदेव को। यहाँ तक लाना था, तो इतना मैंने बेस बनाया, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है कि
जो चंदेलों की वास्तविक स्वाधीनता का संस्थापक है वो किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा धंगदेव। ठीक है। इसके बाद धंगदेव अपनी राजधानी को कालिंजर भी कुछ समय के लिए बनाता है, लेकिन बाद में कालिंजर राजधानी को बदल देता है और फिर खजुराहो में स्थानांतरित कर देता है। तो जो धंगदेव है ना, जो पहले राजधानी क्या थी, कालिंजर हुआ करती थी, कालिंजर जो राजधानी थी उसको स्थानांतरित कर देता है और खजुराहो को राजधानी क्या करता है, बनाता है फिर से, मतलब स्थानांतरित कर देता है, राजधानी फिर से जो है खजुराहो को बना देता है। ठीक है, ये बात बेटा क्लियर हो गई। धंगदेव के शासनकाल में स्थापत्य कला भी देखने को मिलती है, मतलब इस काल में जो है मतलब धंगदेव की हम बात कर रहे हैं तो धंगदेव के शासनकाल में बेटा स्थापत्य कला भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, स्थापत्य कला भी ठीक ठाक तरीके से देखने को मिलती है, अच्छा खासा निर्माण कार्य वगैरह करवाया जाता है। धंगदेव का पुत्र आगे चल करके शासन सत्ता को संभालने का काम करता है और धंगदेव के पुत्र का नाम था गंडदेव। क्या नाम था इनका? जो बेटा उत्तराधिकारी होता है, उत्तराधिकारी, ठीक है, उत्तराधिकारी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था गंडदेव। ठीक है, ये उत्तराधिकारी होता है बेटा आपके धंगदेव का, पापा के नाम से मिलता जुलता है। ठीक है, कुछ समय तक शासन को चलाने का काम करता है, लेकिन इस उतना पॉपुलर नहीं हो पाता है। इसके बाद विद्याधर का टाइम पीरियड आता है, मतलब अगला जो उत्तराधिकारी होता है, इसका जो उत्तराधिकारी होता है, उत्तराधिकारी, ठीक है, उत्तराधिकारी वो बेटा कौन होता है? वो होता है आपका विद्याधर। कौन होता है? अगला उत्तराधिकारी कौन आता है? विद्याधर। विद्याधर आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रतिहार शासक का नाम जानते होंगे, राज्यपाल। ठीक है, जब गजनी ने आक्रमण किया था तो भाग खड़ा हुआ था, तो एक चंदेल शासक था, मैंने आपको बताया था चंदेल शासक था जिसने गुस्से में इसे मार डाला था कि तुम जो है पीठ दिखा करके भाग खड़े हुए, सामना नहीं कर सकते थे, अरे वैसे भी मारे जाओगे, युद्ध में मारे जाते तो तुम्हारा नाम होता, तुम पीठ दिखा के भागे हो तो भी मारे जाओगे। तो कहने का मतलब है प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी। तो विद्याधर ने जो है प्रतिहार शासक, मैंने वहां पर बताया था ना आपको, प्रतिहार शासक, उसका नाम क्या था बेटा? प्रतिहार शासक का नाम था राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल का क्या किया था? हत्या कर दी थी, क्योंकि ये पीठ दिखा करके भाग खड़ा हुआ था, इसलिए गुस्से में जो है राज्यपाल को विद्याधर के द्वारा मार डाला जाता है, हत्या करवा दी जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें मुस्लिम स्रोतों की, तो मुस्लिम स्रोतों से बेटा ये जानकारी प्राप्त होती है कि जब 1019-20 के आसपास महमूद के साथ युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, ऐसा लगता है कि अब लड़ना ही पड़ेगा महमूद गजनवी से, तो उस दौरान ये क्या करते हैं, अपनी सेना को युद्ध भूमि में उतार देते हैं। लेकिन जब परिस्थिति को देखते हैं कि लगता है मामला बिगड़ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो फटाफट अपनी सेना को युद्ध भूमि से हटा लेते हैं। 1022 ईस्वी में जब महमूद गजनवी दोबारा फिर आक्रमण करता है ना, तो बेटा विद्याधर उससे शांति समझौता करने में सफल हो जाते हैं। तो महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी जब अगली बार आक्रमण करता है 1022 ईस्वी में, तब ये क्या करते हैं, उसके साथ शांति समझौता स्थापित करने में विद्याधर जो है सफल हो जाते हैं। यहाँ तक बेटा बिल्कुल क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। विद्याधर के बाद में बहुत सारे शासक आते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें विद्याधर की, ठीक है, विद्याधर, तो विद्याधर का बेटा जो आगे चल करके उत्तराधिकारी आता है वो बेटा आपका विजयपाल आता है। ठीक है, कौन आता है उत्तराधिकारी? उसका नाम था बेटा विजयपाल आता है। इसके द्वारा इस वंश के शासन को चलाने का काम किया जाता है और तकरीबन जो है 20 साल तक ये शासन को चलाने में सफल होता है। 20 वर्ष तक इसके द्वारा शासन कार्य को चलाया जाता है। इसके बाद अगला शासक आता है देववर्मन आता है। ठीक है, देववर्मन नाम ही काफ़ी है, उतना बस समझ लो, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, देववर्मन अगला शासक बनता है और लगभग 10 साल के आसपास इसके द्वारा जो है शासन को चलाने का काम किया जाता है। इसके बाद जो बेटा अगला उत्तराधिकारी है ना, अगला उत्तराधिकारी वो कीर्तिवर्मन आता है। मतलब अगला उत्तराधिकारी कौन है बेटा? तो वो कीर्तिवर्मन आता है। ठीक है, कीर्तिवर्मन जो है अगला उत्तराधिकारी होता है और लगभग इसके द्वारा 40 वर्ष तक शासन चलाने का काम जो है चंदेल वंश के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जयवर्मन भी आता है बेटा, पृथ्वीवर्मन भी आता है, मदन वर्मन भी आता है। कौन आता है? मदन वर्मन आता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आप देख लो बेटा, कीर्तिवर्मन के बाद ना बहुत सारे शासक आते हैं, जैसे कि जयवर्मन भी है, पृथ्वीवर्मन भी है, और उसके आगे अगर बात करें तो वदन वर्मन भी है। ठीक है,
वदन नहीं, मदन वर्मन। ठीक है, क्या नाम था बेटा? इसके बाद जो है मदन वर्मन, महत्वपूर्ण है, बीच के मैंने स्किप कर दिया है। ठीक है, मदन वर्मन भी आपका जो है शासक के रूप में शासन चलाने का काम करता है। ठीक है, तो मदन वर्मन जो था बेटा वो 1129 से लेकर के आपके 1163 ईस्वी तक शासन चलाने को काम करता है। ठीक है, मतलब शासन चलाता है। वदन वर्मन के द्वारा, मदन वर्मन है, ठीक है, वदन निकल गया होगा, मदन वर्मन के द्वारा जो चेदी और मालवा था ना, वहाँ पर जो परमार हुआ करते थे उनको पराजित करने का काम किया जाता है। इस वंश का बेटा जो अंतिम स्वतंत्र शासक था, बहुत पूछा जाता है, चंदेल वंश का जो अंतिम स्वतंत्र शासक था, क्या नाम था? अंतिम स्वतंत्र शासक। ठीक है, अंतिम स्वतंत्र शासक था, उसका नाम था परमर्दी देव। क्या नाम था? परमर्दी देव। क्या नाम था? परमर्दी देव। ये बेटा जो है शासक का नाम था और ये इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक माना जाता है, आपके चंदेल वंश का। इसके बाद दौर गुजरता है और 1182 का टाइम पीरियड आता है। तो जब 1182 में जो परमर्दी वर्मन था ना, वो क्या करता है, जिसे परिमर्दी देव के नाम से भी जाना जाता है, ये बेटा आपका जो है 1182 में पृथ्वीराज चौहान के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। तो ये जो परमर्दी देव था ना, ये बेटा क्या करता है? आत्मसमर्पण कर देता है। ठीक है, आत्मसमर्पण कर देता है, बोले अब आपके अनुसार हम काम करेंगे। ये 1182 की घटना है। कब की घटना है बेटा? 1182 में। किसके सामने करता है? तो बेटा ये पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान से तो आप परिचित हैं, पूर्ववर्ती वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है, जब जयचंद के बारे में बताया था कि पृथ्वीराज चौहान कौन था और किस तरीके से जयचंद की पुत्री संयोगिता को जो है स्वयंवर से लेकर के चले जाते हैं पृथ्वीराज चौहान, वो सारी बातें मैंने क्लियर की थी। इसके बाद क्या होता है? 1203 ईस्वी का समय आता है और परिमर्द देव कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। मतलब परिमर्द देव फिर आगे क्या करता है? 1203 का दौर आता है और 1203 में बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक आता है और इसकी जो है अधीनता को या इसके जो है सामने आत्मसमर्पण करने का काम परिमर्दी देव के द्वारा कर दिया जाता है। उसके बाद आप देखोगे 2 सालों में, लगभग 3 सालों में, मतलब 1305 के आसपास जो है पूरा का पूरा जो चंदेल साम्राज्य था वो दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो ये पूरा जो चंदेल साम्राज्य था ना बेटा, ये आप जो है दिल्ली साम्राज्य के अंतर्गत आने लगता है। ठीक है, दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया जाता है 1305 के आसपास। और ये जो बेटा चंदेल वंश था ना और इसका जो अधिकार क्षेत्र था ना, वो सारा का सारा समाप्त हो जाता है और वो दिल्ली साम्राज्य के अंतर्गत आने लगता है। तो इस तरीके से जब आपने देखा कि इस वंश का साम्राज्य समाप्त हो चुका है, तो एक्चुअली आपका जो वीडियो था ना वो भी बेटा समाप्त हो चुका है। कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर किसी टॉपिक पर आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो हम जो है उस पर प्रॉपर वीडियो बना देंगे। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ बनने की मेहनत कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।